कल हमने जाति राजनीति में क्या भूमिका निभाती है इसके 4 बिंदुओं का अध्ययन कर लिया था। इसके लिए 4 बिंदु ही काफ़ी हैं, लेकिन कुछ बिंदु और देख लेते हैं। जैसे जातिगत दबाव समूह, जातिगत प्रेशर ग्रुप कि जाति के आधार पर ये संगठन बना लेते हैं और वे दबाव समूह के रूप में सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। जातीय संगठन राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव समूह के रूप में काम करते हैं। संगठित व्यक्तियों का समूह जो अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग नहीं लेता, लेकिन अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालता है, उसको क्या बोलते हैं? दबाव समूह। तो जाति के आधार पर दबाव समूह बने हुए हैं और ये अपने जातीय हितों के अनुसार निर्णय करने और जातीय हितों के विरुद्ध होने वाले निर्णयों को रोकने और बदलने हेतु सरकार पर दबाव डालते हैं। आरक्षण से वंचित जातियों के संगठन आरक्षण बनाए रखने हेतु निरंतर सरकार पर दबाव डालते रहते हैं। मेयर के अनुसार एक विद्वान ने कहा है कि जातीय संगठन राजनीतिक महत्व के दबाव समूह के रूप में प्रवर्तित यानी जुड़े हुए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि कई राज्यों की राजनीति में जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे बिहार में यादव, उत्तर प्रदेश में यादव और ठाकुर भी निभाते हैं, तमिलनाडु में कम्मा रेड्डी जाति, केरल में आंध्र प्रदेश में और राजस्थान में जैसे गुर्जर की बात करेंगे, जाटों की बात करेंगे। ये राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उसके बाद मैंने आपको चुनाव प्रचार में जाति का सहारा लेते हैं पहले बता दिया। इसके अलावा एक और जाति के आधार पर अभिजन वर्ग बने हुए हैं। अभिजन वर्ग जिनको बोलेंगे VIP, वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन, ठीक है ना, जो चाहे तो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हो चाहे नेताओं के रूप में हो। तो जाति संगठन के आधार पर उच्च पदों पर पहुंच गए हैं लोग और अच्छे स्थान प्राप्त करने में सफल हुए हैं, चाहे तो राजनेता के रूप में चाहे सरकारी नौकर के रूप में। तो इस प्रकार से जाति राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कोई अफसर है तो कोई जाति का बढ़िया नेता है तो सरकार में है तो आप मंत्री है तो वह क्या करता है, अपने मनपसंद के अफसरों को अपने क्षेत्र में लगा देता है। तो ये प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट है। 4 बिंदु जो मैं आपको शुरू में बताए थे वो 4 बिंदु इम्पोर्टेंट है कि जाति राजनीति में कैसे भूमिका निभाती है। अब हम बात करेंगे जातिगत राजनीति की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जातिगत राजनीति की विशेषता बताइए। तो जातिगत राजनीतिक विशेषताएं, भारत में जातिगत राजनीति में निम्न विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो 4 बिंदु याद करने, इसमें ज़्यादा करना नहीं है। सबसे पहले जातीय संघों या संगठनों ने जातिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बढ़ाया है। जातीय नेतृत्व जातीय हितों के मुद्दों को उठाकर जाति में अपना समर्थन बढ़ाकर राजनीतिक लाभ उठाते हैं। यानी राजनीति में महत्वाकांक्षा को बढ़ाया है जाति के आधार पर। और वो संगठन के आधार पर आपको पता है वो अपने जाति के हितों को आगे उठाते हैं और समर्थन पाकर राजनीतिक लाभ उठाते हैं, पहला बिंदु। दूसरा है शिक्षा, शहरीकरण, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण। शिक्षा आप जानते हो कि शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है, गांव से शहर बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद औद्योगिकरण कि शहर में उद्योग लगते जा रहे हैं। और आधुनिकीकरण का मतलब है कि जीवन यापन के आधुनिक तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के बावजूद जातिवाद की भावना बढ़ी है, ऐसे घटनी चाहिए लेकिन बढ़ी है और इससे जातिगत एकीकरण की भावना को बल मिला है। उसके बाद तीसरा बिंदु, क्षेत्र विशेष में कई जातियां राजनीतिक रूप से ज़्यादा प्रभावशाली शक्तिशाली होती है। और उसके बाद जातीय राजनीति के संबंध गतिशील होते हैं, बदलते रहते हैं, सदा एक जैसे नहीं रहते हैं। तो ये 4 बिंदु आप याद कर लेंगे। उसके बाद है जाति के सकारात्मक प्रभाव। जातिगत राजनीति के सकारात्मक प्रभाव, अच्छे प्रभाव क्या है? तो अच्छे प्रभाव से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अच्छे प्रभाव जाति और राजनीति के संबंध ने लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है। सबसे पहला ये बिंदु बन जाएगा कि एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है जातिगत राजनीति ने।
दूर दूर रहने वाली जाति के लोग जातीय पंचायतों में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। आजकल मल्टीमीडिया विकसित संचार की तकनीक के कारण एक दूसरे से संपर्क बनाए रखते हैं, एक दूसरे की समस्याओं में सहायता करते हैं, शासन से अधिक फायदा लेने के लिए अपनी जाति में एकता बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। इससे लोगों में सामाजिकता एवं एकता की भावना का संचार होता है। यही सामाजिकता एवं एकता की भावना राष्ट्रीय संदर्भ में सकारात्मक प्रभाव पैदा करती है। यानी जाति के आधार पर लोगों में एकता की भावना अपनी जाति के लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जातिगत राजनीति लोगों को यानी एक जाति के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का काम करती है। उसके बाद दूसरा है, जातिगत राजनीति ने राजनीतिक सक्रियता पैदा की है। जब लगा कि जाति के आधार पर राजनीति में फ़ायदा होने लगा तो लोगों की राजनीति में सक्रियता बढ़ी है। जाति में अपना दबदबा और अपने हितों की रक्षा के लिए लोग राजनीति में सक्रिय होने लगे हैं और सामाजिक सेवा का कार्य भी करने लगे हैं। जातीय संगठन में सक्रिय लोग राजनीति में भी सक्रिय हो जाते हैं। तो ये दूसरा बिंदु ये हो जाएगा। उसके बाद है, जातीय सक्रियता के कारण समाज में उन जातियों का महत्व बढ़ा है जो पहले राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक रूप से शक्ति विहीन थी। यानी जैसे पिछड़ी जातियों की बात करेंगे, एससी की बात करेंगे, एसटी की बात करेंगे, तो इनका राजनीति में पहले प्रभाव कम था। लेकिन जब लोगों को राजनीति के प्रति सक्रियता बढ़ी है तो आपको बताएं, अब पहले इनका प्रभाव कम था, अब इनका प्रभाव बढ़ने लगा है, क्योंकि प्रजातंत्र में संख्या बल गिनाया जाता है और ये संख्या बल के आधार पर राजनीति में जागरूक हो गई हैं। शासन में उनकी सहभागिता बढ़ी है। ये तीन बिंदु। चौथा है, जाति के कारण सामाजिक संरचना में परिवर्तन आ गया। लोगों के खान पान, रहन सहन के तरीके, वेशभूषा में आपको पता है परिवर्तन आया है। इस प्रकार आप ये कोई से भी 4 बिंदु कर सकते हो, तो शुरू के 4 बिंदु कर लेंगे। उसके बाद नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव में आपको पता है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध है। इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जातिवाद राष्ट्र हित को नुकसान करता है या जातिवाद प्रजातंत्र के विकास में सहायक नहीं है। ये 3 बिंदु हैं। या जातिवाद राष्ट्र की प्रगति में बाधक है, क्यों बाधक है, ये बिंदु आपसे पूछे जा सकते हैं कि जातिवाद प्रजातंत्र के विकास में सहायक नहीं है, क्यों नहीं है। तो आंसर वही आएगा इसका, 4 नंबर का आएगा तो 4 बिंदु, 2 नंबर का आएगा 2 बिंदु। जातिगत राजनीति राष्ट्र हित को नुकसान पहुंचाती है, जातिगत वाद लोकतंत्र के विरुद्ध है, या जाति के कोई नकारात्मक प्रभाव बताइए। तो वो सारी बातों का आंसर एक ही है। सबसे पहले, जातिगत राजनीति से बंधुत्व एकता की भावना को हानि पहुंचती है। तो जाति के आधार पर लोग राजनीति करते हैं, अपनी अपनी जाति के हितों को बढ़ावा देते हैं, तो सभी जातियों के हित परस्पर विरोधी होते हैं, उनमें द्वंद्वता, इसलिए जातीय संघर्ष उत्पन्न होते हैं। जातीय संघर्ष के कारण आपको पता है बुरी भावना आती है, समाज में तनाव, संघर्ष का वातावरण होता है, सामाजिक जो भाईचारे की भावना को चोट पहुँचती है। और गुर्जर आंदोलन में ऐसा हुआ, गुर्जर और मीणा लोगों की जाति के बीच कुछ क्षेत्रों में तनाव इसके उदाहरण हैं। तो पहला ये हो गया कि बंधुत्व और एकता की भावना को हानि पहुंचती है, किससे, जातिगत राजनीति, ये इसका नकारात्मक प्रभाव है। उसके बाद दूसरा है समाज के वातावरण में अमन, चैन, शांति की जगह संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। जातियां अपने अपने हितों के लिए संघर्ष करती है। कई बार सरकार इस प्रकार के निर्णय से देश और समाज में शांति पैदा हो जाती है। उसके बाद आपको पता है, जाति के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं, जातिगत आग्रह के आधार पर मतदान होते हैं। तो इससे क्या होता है कि अयोग्य लोग, देश का शासन अयोग्य लोगों के हाथों में चला जाता है जो देश का भला नहीं कर सकता। यह आएगा मेन। 3 बिंदु हो गए। उसके बाद हम आगे बात करेंगे और भी बहुत सारे हैं, आपको केवल 4 बिंदु करने हैं। अल्पसंख्यक लोगों के मन में सुरक्षा की भावना को बल मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा मिलता है। वोट बैंक का मतलब एक जाति का कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है, मान लीजिए कोई सैनी खड़ा हुआ, तो वो मानकर चलता है कि सारे सैनी उसी को वोट देंगे। गुजर खड़ा होगा तो सारे गुजर समुदाय के लोग उसको वोट देंगे। शर्मा खड़ा होगा तो शर्मा उम्मीदवार ये मानता है कि सारे शर्मा उसको वोट देंगे। इस प्रकार
वोट बैंक की राजनीति से अवगत है। वे अपनी जाति की अनुचित मांगों का भी समर्थन करते रहते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, जो राष्ट्रीय हित के लिए क्या है, घातक है। और राष्ट्रीय हितों के बजाय जाति हितों को अधिक महत्व दिया जाता है। और इसके अलावा एक जाति के आधार पर कभी आपको तो आंदोलन करते हैं, जैसे गुर्जर आंदोलन इसका प्रमुख उदाहरण है। हिंसक रूप ले लेते हैं, तोड़ फोड़ की जाती है, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, औद्योगिक विकास और व्यापार को भारी नुकसान होता है, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट किया जाता है। तो कुल मिला के 4 नकारात्मक प्रभाव हो जाते हैं। तो जाति का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो जाता है। तो उसमें हमने अभी तक पढ़ा कि जाति क्या है, जातिवाद क्या है, जाति की विशेषताएं, और औपनिवेशिक भारत में जातिगत भावना को किस प्रकार से बढ़ाया गया अंग्रेजों ने। उसके बाद जातीय राजनीति में क्या भूमिका निभाती है, उसके बाद जातिगत राजनीति की विशेषताएं, उसके बाद जाति के सकारात्मक प्रभाव और जाति के नकारात्मक प्रभाव हमने अब पढ़े। तो अभी तक जो 2018 2020 में प्रश्न पूछा गया है, तो वो यही प्रश्न पूछा गया है कि जाति राजनीति में क्या भूमिका निभाती है। तो ये मैंने आपको पहले बताया, जाति राजनीति में क्या भूमिका निभाती है। तो ये पहला बिंदु ये इम्पोर्टेंट है, दूसरा इम्पोर्टेंट है, तीसरा ये चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जो 4 नंबर का प्रश्न एक बनता है वो ज़्यादातर इसमें से ही बनता है। अब हम बात करेंगे सांप्रदायिकता की। सांप्रदायिकता के पोर्शन इसी यानी पाठ के अंतर्गत 2 टॉपिक है। एक तो हमने जातिवाद पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सांप्रदायिकता को। तो सांप्रदायिकता से 2 बार प्रश्न बना है 2 नंबर का। वो सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम यानी सांप्रदायिकता के परिणामों के बारे में पूछा गया। तो सबसे पहले तो हम सांप्रदायिकता की बात करेंगे। सांप्रदायिकता कहते किसको हैं? देखो, सबसे पहले सांप्रदायिकता की इसमें दे रखा है, जब आप पहले ये समझेंगे। देखो, संप्रदाय बने हुए, चाहे जाति के आधार पर बने हुए, चाहे धर्म के आधार पर, चाहे भाषा के आधार पर, जब संप्रदाय बन जाते हैं तो एक संप्रदाय के लोग अपने आप को दूसरे संप्रदाय के लोगों से क्या मानते हैं? श्रेष्ठ मानते हैं, और अपने संप्रदाय के हितों को राष्ट्रीय हितों पर प्राथमिकता देते हैं। इसको बोलते हैं सांप्रदायिकता की भावना। कि संप्रदाय के आधार पर जब एक धार्मिक समूह या समुदाय जानबूझकर अपने को अलग वर्ग मानकर धार्मिक सांस्कृतिक भेदों के आधार पर अपने लौकिक हितों की भिन्नता को रेखांकित करता है और अपनी मांगों को राष्ट्रीय सामाजिक हितों से अधिक प्राथमिकता देता है, तो उसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता कहा जाता है। ये थोड़ी टफ भाषा, इसके अलावा इसमें नीचे दे रखी है कि प्रत्येक धार्मिक या भाषाई समूह की ऐसी पृथक सामाजिक और राजनीतिक इकाई मानता है जिसके हित अन्य समूह से पृथक होते हैं और उनके विरोधी भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति समूह की विचारधारा को संप्रदायवाद सांप्रदायिक कहा जाएगा। तो मैं आपको खुलकर और बता देता हूँ कि देखो, संप्रदाय बनते हैं किसके? संप्रदाय किसके आधार पर बनते हैं? देखो, संप्रदाय किसके आधार पर बन सकते हैं? विशेषकर धर्म के आधार पर बनते हैं। धर्म के आधार पर बन सकते हैं, भाषा के आधार पर बन सकते हैं, संस्कृति के आधार पर बन सकते हैं। क्या बन गए? संप्रदाय। किन के आधार पर? इनके आधार पर। फिर इनमें पहली कंडीशन संप्रदाय बन गए। दूसरी कंडीशन है कि संप्रदाय में उच्चता निम्नता की भावना आ जाती है। उच्चता और निम्नता, यानी धर्म के आधार पर बन गया। तो मान लीजिए हिंदू संप्रदाय हो गया, मुस्लिम संप्रदाय हो गया, सिख संप्रदाय हो गया और दूसरे संप्रदाय हो गए। तो मान लीजिए हिंदू संप्रदाय अपने आप को मुस्लिम संप्रदाय से माने संप्रदाय बन गया धर्म के आधार पर, हिंदू और मुसलमान। फिर हिंदू अपने आप को उच्च मानेंगे, किससे? मुसलमानों से। तो यही भावना क्या कहलाएगी? सांप्रदायिकता की भावना कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सांप्रदायिकता की भावना कहलाएगी। और तीसरी कंडीशन इसमें यह है कि अपने सांप्रदायिक हितों को, कौन से हितों को? सांप्रदायिक हितों को राष्ट्रीय हितों पर प्राथमिकता देते हैं। राष्ट्रीय हितों पर प्राथमिकता देते हैं। तो ऐसी भावना को सांप्रदायिकता की कहेंगे।
तो इसको समझा हमने कि जब धर्म, भाषा या संस्कृति के आधार पर विभिन्न प्रकार के संप्रदाय बन जाते हैं और उन संप्रदायों में जब उच्चता और निम्नता की भावना आ जाती है और अपने सांप्रदायिक हितों को राष्ट्रीय हितों पर प्राथमिकता देते हैं, तो उसको सांप्रदायिकता कहा जाता है। वही बात है, जब एक धार्मिक समूह, इसमें केवल धर्म की बात करें, धर्म या समुदाय जानबूझकर अपने को अलग वर्ग मानता है, अपने को अलग मान लिया, दूसरों से श्रेष्ठ मानता है, धार्मिक सांस्कृतिक भेदों के आधार पर अपने लौकिक हितों को यानी सांप्रदायिक हितों को भिन्नता को रेखांकित करता है, अपनी मांगों को राष्ट्रीय सामाजिक हितों से अधिक प्राथमिकता देता है, तो उसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। ये अर्थ हो गया और इसकी परिभाषा दी है विसेंट स्मिथ ने, जो भी इसके जैसी ही है। तो वे सांप्रदायिकता अपने शब्दों में आप जान सकते हो कि जब एक धर्म के आधार पर संप्रदाय बन जाते हैं और वे अपने को दूसरे संप्रदाय तो श्रेष्ठ मानते हैं, जब धर्म के आधार पर संप्रदाय बन जाते हैं और वे संप्रदाय के लोग अपने को दूसरे संप्रदाय से श्रेष्ठ मानते हैं और अपने हितों को यानी सांप्रदायिक हितों को राष्ट्रीय हितों पर प्राथमिकता देते हैं, तो उसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे सांप्रदायिक संगठनों के उद्देश्य क्या होते हैं। तो ये आपसे उद्देश्य पूछे जा सकते हैं। उद्देश्य है शासकों के ऊपर दबाव डालकर अपने सदस्यों के लिए यानी अपने संप्रदाय के सदस्यों के लिए अधिक सत्ता, प्रतिष्ठा और राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना होता है। ये इम्पोर्टेंट उद्देश्य हो गया। ये उद्देश्य याद कर लो, आपसे 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि सांप्रदायिक संगठनों के क्या उद्देश्य होते हैं। और 2 पूछें तो इसे जो सांप्रदायिक समूह राष्ट्रीय सामाजिक हितों के ऊपर अपने समाज के यानी समूह के सांप्रदायिक हितों को अधिक प्राथमिकता देते हैं, जिससे समाज में फूट पैदा होती है। जिससे समाज में क्या होती है, फूट पैदा होती है। इस प्रकार के 2 उद्देश्य हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सांप्रदायिकता का उदय किस प्रकार से हुआ। तो सबसे पहले एक नीति है। भारत में सांप्रदायिकता की समस्या ब्रिटिश शासन की समकालीन है, यानी ब्रिटिश शासन के समय की है। समकालीन का मतलब उस समय की है। ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो और साझ करो, मैंने आपको पहले बताया कि नीति अपनाई ताकि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहें और वे आराम से शासन चलाते रहें। तो आपसे प्रश्न पूछ ले जाए कि ब्रिटिश सरकार की किस नीति ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, तो क्या आएगा, फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो यानी डिवाइड एंड रूल की नीति के आधार पर उन्होंने हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाया और हमारे ऊपर शासन किया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के निर्माण का और विकास में जितना हाथ अंग्रेजों की कूटनीतिक चाल का है यानी चालाकी का है, उतना ही हिंदू और मुसलमानों के बीच राजनीतिक संघर्ष का भी है। यानी हिंदू और मुसलमानों के मध्य लड़ाई होती रही, उनको लड़ाया। विभिन्न वर्गों की सत्ता की महत्वाकांक्षा के कारण भारतीय राजनीति में कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच ब्रिटिश सरकार मदारी की भूमिका अदा करने लगी। मेहता और पटवर्धन के शब्दों में अंग्रेजी शासकों ने अपने आप को हिंदू मुसलमानों के मध्य खड़ा करके एक ऐसे सांप्रदायिक त्रिभुज की रचना का निश्चय किया जिसके आधार बिंदु वे खुद रहे। तो अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सांप्रदायिकता की नीति को अंग्रेजों ने कैसे बढ़ाया, तो शुरू से जो दे रखा है वही इसका आंसर यहाँ तक आएगा, ठीक है ना। और उन्होंने आगे भी दे रखा है क्या क्या नीतियाँ अपनाई। उन्होंने सबसे पहले आपको बताया कि कभी मुसलमानों को पक्ष लिया तो कभी हिंदुओं का पक्ष लिया। इसने उन्होंने दे रखा है कि जब 1857 की क्रांति हुई, इसमें हिंदू और मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया, तो अंग्रेज इससे घबरा गए। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकजुटता से घबराकर ब्रिटिश राज ने इस एकता को तोड़ने की रणनीति अपनाई। क्या अपनाई, सबसे पहले अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को विद्रोह का सूत्रधार मानते उसकी उपेक्षा की और हिंदुओं को बढ़ावा दिया। उन्होंने सबसे पहले क्या माना, क्योंकि इसको मुसलमानों ने भड़काया, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को नेगलेक्ट कर दिया और हिंदुओं को बढ़ावा दिया। तो हिंदू को बढ़ावा दिया तो मुसलमान हिंदुओं से अलग हो गए। फिर उन्होंने हिंदुओं के विकास एवं आधुनिकरण के कारण मुसलमानों को विशेष रियायत देना प्रारंभ कर दिया।
और उसके लिए सबसे प्रथम क्या नीति अपनाई? 1905 में लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन कर दिया। अब बंगाल का विभाजन करने का प्रमुख कारण ये था क्योंकि सांप्रदाय जो आप होता है अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है, यानी राष्ट्रीयता की भावना सबसे पहले पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र में उठी। तो हिंदू मुस्लिम एक हो गए अंग्रेजों के विरुद्ध। तो लॉर्ड कर्जन ने हिंदू और मुसलमानों को अलग करने के लिए बंगाल के दो भाग कर दिए, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। तो पूर्वी बंगाल में क्या थे? ज़्यादातर मुसलमान थे। और पश्चिम बंगाल में क्या थे? पश्चिम भाग में हिंदू थे। तो हिंदू और मुसलमानों को आपस में तोड़ने के लिए 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उसके बाद 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की, और जो मुसलमानों के हितों को बढ़ावा देती है, क्योंकि 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। मैंने आपको पहले बताया था 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में, जिसको यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हिंदुओं की संस्था माना जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी मैं आपको पहले बता दूं, थोड़ा सा समझा देता हूँ। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ये हुई थी बम्बई में। और जगह थी सर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। जगह का नाम क्या था? सर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। तो इसको हिंदुओं की संस्था मानते थे, कौन? मुसलमान। इसलिए 1906 में, दिसंबर 1906 में, और 30 दिसंबर मानी जाती है तारीख, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, मुसलमानों ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत अंग्रेजों ने कर दी थी पहले ही। कब कर दी थी? 1909 में कर दी थी। 1919 में इसको बढ़ा दिया गया था आगे, और जिसके परिणाम ये रहा कि 1940 में जिन्ना ने मुसलमानों, द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब ये है कि मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र का निर्माण की मांग की, और अंत में 1947 में सांप्रदायिक आधार पर भारत का विभाजन हो गया था। तो ये अंग्रेजों की देन थी, ये अंग्रेजों की देन थी कि अंग्रेजों ने भारत यानी हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाया। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, तो इसका आंसर शुरू से दे रखा यही होगा। अब सांप्रदायिकता की समस्या के कारण क्या हैं? सांप्रदायिक की समस्या के कई कारण हैं। तो सबसे पहले कारण है विभाजन की कटु स्मृतियाँ। तो विभाजन की कटु स्मृतियों में इसका बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो भारत में रह गए हिंदू ज़्यादातर, और पाकिस्तान किसका देश बना? मुसलमानों का देश बना। लेकिन विभाजन अभी हुआ नहीं था, इससे निश्चित कर दिया कि पाकिस्तान में मुसलमान होंगे और भारत में होंगे हिंदू ज़्यादातर। तो अब यहाँ पर अल्पसंख्यक कौन रह गए? भारत में अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम रह गई वो कौन रह गए? मुसलमान। और पाकिस्तान में कौन रह गए? अल्पसंख्यक हिंदू। तो क्या हुआ, आज जब इनको अदला बदली करनी थी क्षेत्रों की, तो क्या हुआ कि मुसलमान यानी पाकिस्तान में मुसलमानों ने हिंदुओं को पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया, और भारत में मुसलमानों के पर आक्रमण किन्होंने प्रारंभ कर दिया? हिंदुओं ने। तो इससे आपको पता है पाकिस्तान में शुरुआत हुई, तो मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, उनकी जो आपको पता है संपत्ति को लूट लिया, हत्याएं की,
और हिंदू महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, ज़बरदस्तियाँ की और ज़बरदस्ती उनसे विवाह कर लिए गए। तो आज भी हिंदू मुसलमानों को बुरी दृष्टि से, और जिन मुसलमानों के साथ भारत में दुर्घटनाएं घटित हुई वे मुसलमान हिंदुओं को बुरी दृष्टि से देखते हैं। तो यही विभाजन की जो बुरी स्मृतियाँ, बुरी याद हैं, इससे सांप्रदाय यानी मुसलमान हिंदुओं को बुरी दृष्टि से देखते हैं, हिंदू मुसलमानों को बुरी दृष्टि से देखते हैं, और इससे ही सांप्रदायिकता की भावना को बल मिलता है। मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई ने सांप्रदायिक वैमनस्य यानी धर्म के आधार पर बुराई को बढ़ावा दिया। स्वतंत्रता के साथ ही देश में विभाजन हुआ, देश के विभिन्न भागों में हिंसा भड़क उठी, लाखों लोग विस्थापित हुए यानी घर से बिछुड़ गए, उनकी संपत्ति को छीन लिया गया। विभाजन में जो क्षेत्र पाकिस्तान में आए वहाँ से लाखों लोगों ने अपना घर बार, संपत्ति सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। कई लोगों की हत्या हुई, महिलाओं और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, परिवार बिछुड़ गए, बच्चे अनाथ हो गए। इसकी प्रतिक्रिया भारतीय क्षेत्रों में भी कहीं कहीं देखने को मिली। अपने को अपने सामने ही मरता देखकर यानी कत्लेआम देखना लोगों की स्मृतियों में बना रहा। इससे मानसिकता कारण जब छोटी सी घटना घटित होती है तो बड़ा रूप ले लेती है, और घटना से प्रभावित लोगों के परिवार आज भी उस भयावह घटनाओं को नहीं भुला पाए हैं। इसलिए हिंदुओं का खून मुसलमानों के विरुद्ध और मुसलमानों का खून हिंदुओं के विरुद्ध खोलता है, जो सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा देता है। उसके बाद इसमें दे रखा है, और भी बहुत सारे दे रखे हैं इसमें, मुसलमानों का आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ापन होना। बहुत सारे कारण, लेकिन हम इम्पोर्टेंट कारण देखेंगे। तो मुसलमान आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, नौकरियों में उनकी संख्या कम है। अब हिंदू आगे बढ़ गए, इसलिए मुसलमानों के मन में असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। ब्रिटिश शासन काल से मुसलमान शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। नौकरियों में, व्यापार में, उद्योग धंधों में उनकी स्थिति सुधर नहीं पा रही है। मुस्लिम समाज का आधुनिकीकरण भी नहीं हो पाया है, वे पढ़े लिखे कम हैं और पुराने तरीके से रहते हैं। अब उनके मन में असंतोष की भावना उत्पन्न हो रही है, और ये असंतोष की भावना से आपको पता है उनमें सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा मिलता है। अब तीसरा इम्पोर्टेंट कारण पाकिस्तान का प्रचार, कि भारत में कोई भी थोड़ी सी दुर्घटना यानी हिंदू मुसलमानों के मध्य झगड़ा हो जाता तो पाकिस्तान उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है कि भारत में मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है। और मुसलमान ये समझ बैठते हैं कि पाकिस्तान हमारा हितैषी, जबकि वहाँ पर खुद वे अपने लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, और इससे वैमनस्यता की भावना बढ़ जाती है। पाकिस्तानी मीडिया भी हिंदू मुसलमान तनाव को बढ़ा चढ़ाकर मुसलमानों के विरुद्ध योजनाबद्ध षड्यंत्र की तरह प्रचार करता है, और इसलिए 1981-93 के पाकिस्तानी हिंदुओं और सिखों के बीच सांप्रदायिक वैमनस्य को पैदा करने और बनाए रखने का प्रयास किया। 1993 में भी बम्बई में बम विस्फोट की घटना पाकिस्तानी षड्यंत्र का परिणाम था, जिसका उद्देश्य हिंदू मुसलमानों में खूनी संघर्ष पैदा करना था। कश्मीर में भारतीय सेनाओं को मुसलमानों पर अत्याचार के लिए प्रचारित करता है, जबकि इस भारतीय सेना ऐसा नहीं करती है। तो इस प्रकार की कई बार सरकार की उदासीनता भी आपको पता है सांप्रदायिक दंगे को भड़काने में मदद करती है। सरकार उदासीनता से काम लेती है, सख्त प्रयास नहीं करती है, इसलिए आपको पता है ये सारा काम हो जाता है। इसके अलावा इसमें दो इम्पोर्टेंट बात और है, उसके बाद हम आगे देखेंगे अगले वीडियो में। तुष्टीकरण की राजनीति। तुष्टीकरण का मतलब है, इसका अर्थ दे रखा है सरकार द्वारा। तुष्टीकरण आपसे पूछा जा सकता है वर्ग विशेष यानी धर्म विशेष के वोटों के लिए उनकी अनुचित मांगों को मान लेना, उन्हें विशेष रियायत देना, विशेष अधिकार देने के कारण देना, यहाँ तक उसको क्या कह रहे हैं, तुष्टीकरण बोलते हैं। तो ये आरोप कांग्रेस की सरकार के ऊपर लगाया जाता है। कांग्रेस मुसलमानों के हितों को बढ़ावा देती है और उनकी अनुचित बातों को भी मान लेती है। तो सरकार द्वारा धर्म विशेष के लोगों की अनुचित मांगों को मान लेना क्या कहलाएगा, तुष्टीकरण कहलाएगा। इससे अन्य संप्रदाय के लोगों में वैमनस्यता की भावना बढ़ती है, जिससे सांप्रदायिकता की भावना को बल मिलता है। उसके बाद है वोट बैंक की राजनीति। कुछ राजनीतिक दल किसी वर्ग विशेष को अपना वोट बैंक मानकर उसके सभी सही गलत फैसलों का समर्थन करते हैं। तो प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरे राजनीतिक दल दूसरे लोगों का समर्थन करते हैं। इससे वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा मिलता है। मान लीजिए कांग्रेस है
वे मुसलमानों का पक्ष लेती है तो बीजेपी हिंदुओं का पक्ष लेती है। तो इस प्रकार क्या हो जाता है कि इसे आपको पता है वोट बैंक की राजनीति से सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा मिलता है। इस वीडियो में यहाँ तक।